हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस हिस्ट्री की सीरीज में, जिसमें कि मैं कंप्लीट लगातार वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स महाजनपद काल के ऊपर लेके आ रहा हूँ, जो कि मेरा टॉपिक है। पिछले 5 वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें कि मैंने महाजनपद जो 600 BC के समय में रहे 16 महाजनपद, उनके बारे में जानकारी दी। और उसमें से आज हम 2 महाजनपद के बारे में जानकारी कंप्लीट करेंगे, जो कि है गांधार और कंबोज। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो या फिर अन्य लोक सेवा आयोग के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हिस्ट्री के क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो। तो सभी विद्यार्थी लगातार मेरी सीरीज के साथ जुड़े रहें और लगातार वो सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं मेंस और प्री के लिए कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने लगातार वो जो 5 वीडियो दिए हैं, उसमें मैं इससे ऊपर वाले जितने भी महाजनपद काल हैं, जो कि काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक और अवंती के बारे में मैंने जानकारी लगातार पिछले 5 वीडियोज़ में मैं दे चुका हूं, और जिसमें मैंने सारे फैक्ट्स कवर किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। आज मैं गांधार और कंबोज के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और जैसे कि मैंने बताया है कि कंबोज और यानी कि जो महाजनपद की जानकारी मैं दूंगा, उससे पहले मैं पिछले जितने भी महाजनपद है उनका छोटा सा फैक्ट, छोटा सा रिवीजन अपन करते हैं। तो वो रिवीजन अपन शुरू करते हैं। महाजनपद के बारे में अगर बात की जाए तो महाजनपद काल जो कि 600 BC के बाद में इसका समय प्रारंभ होता है, और ये महाजनपद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये महाजनपद की जो स्थिति है वो पाई गई है, और वहाँ पर ये प्राप्त हुए। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनपद प्राप्त हुए वो उत्तरी क्षेत्र में, यानी कि जो गंगा के तराई क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा महाजनपद मिलते हैं। 2 महाजनपद जो कि पश्चिम यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्राप्त हुए, जो कि कंबोज और गांधार, वहाँ पे इनकी स्थिति मिलती है। एक महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पर प्राप्त होता है, जिसका नाम है असक्य या फिर अस्मक के नाम से जाना जाता है। टोटल 16 जो महाजनपद हैं, 16 महाजनपद के बारे में बात की जाए तो ये टोटल 16 महाजनपद 2 भागों में विभाजित थे। एक भाग जो कि राजतंत्र का हिस्सा था, दूसरा भाग जो कि गणतंत्र का हिस्सा था। अगर राजतंत्र की बात की जाए तो राजतंत्र जिसमें कि 14 महाजनपद जो थे वो राजतंत्र का हिस्सा थे। 2 महाजनपद जो कि गणतंत्र का हिस्सा थे। जो 2 थे वो थे वज्जी और मल्ल, जो कि गणतंत्र का हिस्सा रहे। गणतंत्र का मतलब यहाँ पे कि छोटे छोटे राज्यों का संघ बनाकर वहां पे उत्तराधिकारी बनता था, और उसमें से किसी एक को राज्य का उस महाजनपद का प्रतिनिधि बनाया जाता था। इसी तरीके से अगर हम राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र में एक राजा होता था, और उसका उत्तराधिकारी राजा के परिवार से या फिर उसका ज्येष्ठ पुत्र या फिर उसका जो भाई जो योग होता था उसको उत्तराधिकारी बनाया जाता था, युवराज बनाया जाता था। राजा की गद्दी से हटने के बाद में जो उत्तराधिकारी बनता था वही राजा बनता था। ये राजतंत्र की परिभाषा यहाँ पर देखने को मिलती है। आज हम कंप्लीट करेंगे गांधार और कंबोज के बारे में, जो कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थापित हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट में आज आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप एक भी वीडियो मेरा मिस नहीं करेंगे और लगातार वो सारा कंटेंट कंप्लीट कर पाएंगे जो कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको करने वाला हूं। हिस्ट्री का पूरा कंटेंट हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गांधार और कंबोज के बारे में। सबसे पहले ले लेते हैं गांधार के बारे में। अगर हम गांधार महाजनपद के बारे में बात करें तो गांधार महाजनपद आज के वर्तमान भारत में, आज के करंट जो जियोग्राफिकली अगर सिचुएशन देखी जाए तो भारत से लगा हुआ जो क्षेत्र है, भारत के भूभाग से पश्चिम में लगा हुआ जो राष्ट्र है पाकिस्तान, जो कि भारत का ही हिस्सा था। 1947 के बाद में 2 भागों में बंटवारा हुआ, 2 भागों में विभाजित हुआ। तो उसका जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, पेशावर और रावलपिंडी, याद रखिएगा, पाकिस्तान का जो पेशावर और रावलपिंडी के जिलों की जो भूमि है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में स्थित है ये। अगर आज के समय में देखा जाए, उस समय का जो 600 BC के समय में जो गांधार महाजनपद के बारे में बात करें, जो उस समय वहां पर स्थित था।
और इसकी राजधानी 600 बीसी में तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला, जो कि एक शिक्षा का केंद्र के रूप में भी स्थापित हुआ था। अगर हम इसके बारे में बात करें तो गांधार काफी ज्यादा प्राचीन काल है। 600 बीसी काल के बारे में इसके तथ्य, इसके साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाहे वो लिखित साक्ष्य हो या फिर अन्य साक्ष्य हो, क्योंकि बौद्ध काल में इतिहास को लिखा गया था और उसके बारे में जानकारी मिलती है। उससे पहले की जो जानकारी है वो रामायण और महाभारत काल की जानकारी मिलती है, जो कि पुराणों से इसकी जानकारी मिलती है। अगर रामायण की बात करें तो रामायण से ये पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र, भगवान राम के जो छोटे भाई थे भरत, उनके पुत्र तक्ष के द्वारा इस नगर की स्थापना की गई थी, जो कि गांधार नगर था उस समय। ठीक है ना। अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत काल में भी गांधार का काफी ज्यादा महत्व है। गांधार, नरेश, शकुनी, अगर देखा होगा दुर्योधन के जो मामा थे, यानी कि जो धृतराष्ट्र हैं, उनकी जो पत्नी थी गांधारी, गांधारी के जो भाई थे उनका जो क्षेत्र था वो गांधार था, और गांधार के नाम पर ही उनकी जो बहन है गांधारी नाम पड़ा था। तो गांधार के जो नरेश थे उस समय अगर बात की जाए महाभारत काल में, वो शकुनी थे, और शकुनी जो कि दुर्योधन के मामा थे। तो इस तरीके से महाभारत काल में भी इसका काफी ज्यादा महत्व देखने को मिलता है। उसके बाद में 600 बीसी में इसकी जानकारी हमें मिलती है कि ये उस समय यहाँ पर तक्षशिला नाम का एक छोटा नगर था, जो कि एक बिजनेस यानी कि व्यापार और शिक्षा का केंद्र के रूप में काफी ज्यादा उभरा था। अगर हम बात करें महाजनपद काल में, मौर्य साम्राज्य के समय की बात करें, उससे पहले की बात करें, धनानंद के समय की बात करें, तो धनानंद और जो कि नंद वंश का राजा हुआ, और उस समय जो विष्णुगुप्त नाम के वहां पे जो आचार्य थे उनके साथ में काफी मतभेद हुए, क्योंकि विष्णुगुप्त जो आचार्य थे वो आचार्य तक्षशिला के ही शिक्षा केंद्र में शिक्षा देते थे। तो उस समय की ये एक तक्षशिला शिक्षा के रूप में, शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। साथ ही साथ में व्यापार भी होता था, क्योंकि व्यापार का क्षेत्र वो रास्ता था जो कि पश्चिमी देशों की तरफ में एक कॉरिडोर बना हुआ था, वहां से रास्ता जाता था व्यापार के लिए। तो भारत के जो विभिन्न महाजनपद थे वो पश्चिमी देशों में अपना व्यापार उस रास्ते से करते। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो तक्षशिला एक व्यापार केंद्र के रूप में भी था और साथ में शिक्षा के केंद्र के रूप में भी स्थापित हुआ। विभिन्न देशों के लोग जो कि पश्चिमी देश थे, उन सभी देशों के जो विद्यार्थी थे वो भारत में पढ़ने आते थे महाजनपद तक्षशिला में, जो शिक्षा केंद्र था वहां पर। आगे चलते हैं। अगर हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें और पूर्व से मध्य के बीच में, यहां पर पुक्कुसाती या फिर पुष्कर सारणी नाम का एक राजा हुआ करता था यहाँ पर, जो कि 6वीं ईसा पूर्व के मध्यकाल यानी कि जो गौतम बुद्ध का एरा रहा, उस एरा की बात करें, गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ पर किसका शासन था? पुष्कर सारीन या फिर पुक्कुसाती नाम का एक राजा हुआ, उसका यहाँ पर राज्य था। बिम्बसार के साथ में यानी कि मगध साम्राज्य के साथ में इसके काफी अच्छे संबंध थे। अगर बात की जाए तो पुक्कुसाती या फिर जिसको पुष्कर सारीन के नाम से जाना जाता है, इसी राजा ने बिम्बसार के साथ में सहयोग बढ़ाने के लिए उनसे मित्रता की यहाँ पर गुजारिश की थी, और मित्रता के लिए एक दूत मंडल उनके यहाँ पर भेजा था, जिसके कारण मगध और गांधार के बीच में एक मैत्री संबंध स्थापित हुए थे। ये हमें इतिहास में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ में जो गांधार है, गांधार का अवंती के साथ में हमेशा ही कहीं ना कहीं संघर्ष रहा अपने राज्य की सीमा के विस्तार के लिए। अगर देखा जाए तो अवंती जो कि मालवा के क्षेत्र में था, मालवा जो कि पश्चिम भारत में ही लगा हुआ है, और उसके ऊपर में ही पाकिस्तान जो कि पश्चिमी क्षेत्र में लगता है। तो कहीं ना कहीं सीमाएं एक दूसरे से यहाँ पर टकराव होती रहती थी। तो उस टकराव के कारण यहाँ पर सीमा विस्तार के लिए, ठीक है, गांधार का और अवंती का एक दूसरे के साथ में यहाँ पर एक आक्रमण यानी कि द्वेष था, और आक्रमण सीमा विस्तार के लिए आक्रमण किए करते थे। तो पुक्कुसाती जो कि गांधार का राजा था, उसने अवंती पर आक्रमण किया था जनपद काल के समय में, 600 बीसी के समय में। उस समय यहाँ का जो राजा था, जो कि मैंने अवंती में आपको बताया, प्रघ्योत नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ, जिसकी उपाधि चंड थी। चंड प्रघोत था यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे एक छोटे से हिस्से पे उसका कब्जा नहीं हो पाया, और वहां पे वो उसकी हार हो गई थी, यानी कि पराजित हुआ था वो। तो इसके बारे में जानकारी हमें इतिहास में मिलती है। तो ये गांधार के बारे में मैंने जो जानकारी दी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर देखा जाए तो राजधानी अक्सर पूछा करते हैं, और साथ ही साथ में वर्तमान क्षेत्र
कई एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो अपने केवीएस में टीजीटी का एग्जाम हो, टीजीटी हिस्ट्री का हो, या टीजीटी पीजीटी का हो, या टीजीटी सोशल साइंस में, उसमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी जरूर आपको होनी चाहिए। और सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने अभी आपको गांधार के बारे में यहाँ पर जानकारी दी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं आखिरी इस 16वें महाजनपद के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि है कंबोज। कंबोज महाजनपद, जिस तरीके से यहाँ पर हम समझ सकते हैं, कंबोज जो कि पश्चिमी उत्तर पश्चिम भारत में स्थित ये महाजनपद था। अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम का भी अगर बात की जाए तो उत्तर पश्चिम के दक्षिण पश्चिम में, अगर हम पूरे भारत की सिचुएशन लें तो भारत के उत्तर पश्चिम में है, और भारत के उत्तर पश्चिम के दक्षिण पश्चिम में ये कंबोज था, जो कि दक्षिण पश्चिम का कश्मीरी क्षेत्र आता है यहाँ पर, जो कि भारत का ही हिस्सा है, और साथ में काफरिस्तान जो कि अफगानिस्तान से लगा हुआ जो भाग है, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर ये कंबोज महाजनपद बनता था। 600 बीसी की समय की बात है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी राजधानी का नाम जो मिलता है वो राजपुर के नाम से इसको जानकारी मिलती है, कि जो राजपुर है वही इसकी जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ में इसका एक अन्य नाम हाटक भी मिलता है। तो हाटक और राजपुर के नाम से आपको इसकी राजधानी का नाम याद रखना है। अगर आज की वर्तमान समय में देखा जाए, आज की करंट सिचुएशन में देखा जाए, तो ये राजौरी, कश्मीर का जो राजौरी क्षेत्र है वो राजौरी क्षेत्र ही राजपुर के नाम से जाना जाता है। ये इतिहास में इसके बारे में जानकारी का अंदाजा हम लगा सकते हैं। राजौरी जो क्षेत्र है कश्मीर का, ध्यान रखिएगा, वही राजपुर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। गांधार इसका पड़ोसी राज्य था, जैसे कि आपको बताया, पश्चिम में लगा हुआ जो क्षेत्र था महाजनपद था गांधार, वो इसका पड़ोसी महाजनपद कहलाता था। कालांतर में जो कंबोज था, कंबोज एक राजतंत्र था, ठीक है ना। तो राजतंत्र के बाद में ये धीमे धीमे करके एक संघ के रूप में विकसित हुआ। यहाँ के जो राजा थे वो उत्तराधिकारी ना आते हुए छोटे छोटे राज्यों का संघ बना, और ये संघ के रूप में भी बाद में विकसित हुआ था, एक संघ बन गया था। इसके बारे में भी आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ में कौटिल्य ने कंबोज को, कौटिल्य जो कि विष्णुगुप्त जो कि अर्थशास्त्र के ज्ञानी थे, ठीक है ना, चाणक्य के नाम से जिसको जाना जाता है, वो चाणक्य जो कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख रहे, अर्थशास्त्री रहे, वो उन्होंने इसको वत्रा शस्त्रोपजीवी संघ के नाम से इसको बुलाया गया है। यानी कि यहाँ पर जो कंबोज था, यहाँ पर कृषि, पशुपालन, साथ ही साथ में व्यापार और शस्त्र, ठीक है ना, शस्त्र के द्वारा जीविका चलाने वाला माना गया। यानी कि यहाँ पर वो हर तरीके के कार्य होते थे। यहाँ पर कृषि होती थी, यहाँ पर पशुपालन होता था, यहाँ पर व्यापार, क्योंकि व्यापार का क्षेत्र था, एक कॉरिडोर था, एक रास्ता था पश्चिम में जाने का, तो व्यापार के लिए भी ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध था महाजनपद काल में। साथ ही साथ में यहाँ पे विभिन्न तरीके के हथियार भी बनाए जाते थे, और यहाँ पे उसका विक्रय केंद्र भी स्थापित था। तो इस तरीके से कौटिल्य ने इसको कंबोज को वस्त्रता शस्त्रोपजीवी संघ के रूप में जाना गया। ये नाम याद रखिएगा आप। यानी कि यहाँ पर कृषि, पशुपालन, बिजनेस यानी कि व्यापार, वाणिज्य और शस्त्र के जीविका चलाने वाला कहा है। किसने कहा है ये? विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर चाणक्य के नाम से इसको अपन याद करना है। इसको प्राचीन समय में अगर देखा जाए, कंबोज का एक छोटा सा क्षेत्र था कश्मीर के आसपास का, ठीक है ना, वो घोड़ों के लिए, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए काफी ज्यादा विख्यात था। यानी कि यहाँ पर श्रेष्ठ घोड़े पाए जाते थे, अच्छी नस्ल के घोड़े का यहाँ पर व्यापार रहा। हम इसके बारे में बात करें तो रामायण काल में भी यहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता था। घोड़े बहुत अच्छे श्रेष्ठ घोड़े यहाँ पाए जाते थे। महाभारत काल में भी यहाँ पे घोड़े काफी अच्छी तरीके नस्ल के पाए जाते थे। साथ ही साथ में महाजनपद के समय में भी यहाँ पे भी निरंतर घोड़ों का व्यापार हुआ और घोड़े अच्छे नस्ल के यहाँ पर पाए गए हैं। तो ये जानकारी जो मैंने आपको कंबोज के बारे में दी, साथ ही साथ में गांधार के बारे में दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ में पिछले जो 14 महाजनपद है उनके बारे में जानकारी लास्ट 5 वीडियोस में मैं आपको दे चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उन सभी फैक्ट्स के साथ में आप कंप्लीट कर पाएंगे ये पूरे 16 महाजनपद की एक जानकारी जो कि एग्जाम में बनती है। भारत के पूरे समस्त 16 भूभाग के बारे में मैंने आपको जानकारी यहाँ पर दे चुका हूं, जिसमें कि काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल,
मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, कंबोज और गांधार के बारे में जानकारी दी। 600 बीसी से लेके महाभारत और रामायण काल के बारे में भी मैंने इसमें फैक्ट्स आपके साथ में कवर किए हैं, पूरे 16 महाजनपद के बारे में। इनके लिंक जो कि पिछले 5 वीडियो के हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, जहां पे कि आप उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो भी कंप्लीट कर सकते हैं और पूरे 16 महाजनपद के बारे में जानकारी पा सकते हैं। मैप के अकॉर्डिंगली मैंने पूरी जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश की है। अगर कहीं पे कोई फैक्ट्स कंप्लीट नहीं है तो आप क्वेश्चंस करके मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ में मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ में लाइक बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि अन्य स्टूडेंट भी इसको अप्रिशिएट करें और अन्य स्टूडेंट भी अपने एग्जाम्स की तैयारी मेरे इस चैनल के माध्यम से, मेरे इन वीडियोस के माध्यम से कर पाएं। लगातार मैं हिस्ट्री के सभी कंटेंट पे, सारे टॉपिक्स पर एक एक करके 10 से 15 मिनट का वीडियो आपके सामने लाऊंगा और आप इससे बखूबी प्री, मेंस और अन्य एग्जाम की तैयारी करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। और साथ ही साथ में वो कंटेंट जो कि आप एग्जाम्स के लिए ढूंढ रहे हैं वो भी यहाँ पर मिलेगा। तो इसी के साथ में ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ, जो कि महाजनपद काल मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम आगे चलेंगे मगध के साम्राज्य। मगध साम्राज्य किस तरीके से बना, मगध को जानेंगे और मगध का विस्तार कैसे हुआ, किस तरीके से अन्य महाजनपद जो कि आगे जाके मगध में आकर मिले। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का वीडियो आने वाला होगा। जो अगला वीडियो होगा उसमें मगध साम्राज्य के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये भी काफी बड़ी सीरीज होने वाली है मगध पर। मगध के भी हम 2, 4, 5 वीडियो में ही कंप्लीट कर पाएंगे, जिससे कि एक एक फैक्ट आपके साथ में कंप्लीट हो पाए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये कंटेंट यहीं पे रहेगा। 16 महाजनपद पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। 600 बीसी से लेके पुराणों की जानकारी भी मैंने इसमें कंप्लीट की है। तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हुए जय हिंद, जय भारत बोलना चाहूंगा। अगला वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा अगले दिन। जब तक के लिए नमस्कार।